यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो सेकंड टेस्ट होने वाला है। सेकंड टेस्ट आपके 25 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को होने वाला है। तो उसमें आपके जो गणित विषय में कक्षा 10 की गणित का जो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो कक्षा 10 की गणित के जो टेस्ट पेपर होगा उसमें देखो, आपका जो सेकंड टेस्ट होगा उसमें आपके स्कूल की ओर से आपको बता दिया होगा कि आपको कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ तैयार करनी है। मैंने भी आपको पूछा था कि आपको कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ देंगे स्कूल में, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो कई सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पे कमेंट किया था कि हमारे स्कूल में अधिकतर विद्यार्थियों का कमेंट यह था कि 13वीं प्रश्नावली और 14वीं प्रश्नावली, जो हमारी जो सांख्यिकी वाली प्रश्नावली 13वीं और प्रायिकता वाली प्रश्नावली है, इसके बारे में लिखा था अधिकतर विद्यार्थियों ने। और कुछ बच्चों ने जो ट्रिग्नोमेट्री वाली जो प्रश्नावली है आपकी 8वीं और 9वीं प्रश्नावली, उसके बारे में भी लिखा था। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों ने पहली दूसरी प्रश्नावली का लिखा था। तो हम इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो सेकंड टेस्ट का जो पेपर होगा उसमें आपका जो अच्छे मार्क्स आप ला सकें। और आप भी कमेंट करके बताना कि आपके जो गणित में है वो आपका गणित का पेपर कब है और आपका जो साइंस का पेपर कब है, गणित विज्ञान का पेपर आपके कब होने वाला है सेकंड टेस्ट में, और उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर देंगे। तो मैं उसका जो वीडियो आपके अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा अपना ऐप इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। इसमें आपको जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपके 20 नवंबर से शुरू हो रही है, तो 20 नवंबर से शुरू होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर वगैरह है वो आपको इसमें मिल जाएगा। इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। इसमें आपके सारे जो पेपर्स वगैरह आपके दे रखे हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली नंबर जो 13वीं प्रश्नावली है उसी की ओर बढ़ जाते हैं, और फिर हम 14वीं प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे, और 8वीं और 9वीं प्रश्नावली के भी सवाल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपकी प्रश्नावली नंबर 13 है, और 13वीं प्रश्नावली का नाम क्या, आपके स्टैटिक्स सांख्यिकी है। और सांख्यिकी जो प्रश्नावली है वो आपके कुल 13 नंबर के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे इसमें से आपके 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये वाला। और इसके बाद का जो चैप्टर वो आपका प्रायिकता है, 14वीं प्रश्नावली, और ये आपके 4 नंबर की है। तो 13 और 4 आप देख सकते हैं इसके कितने 17 नंबर हो जाएंगे। तो टोटल जो आपके नंबर हो जाएंगे उन दोनों प्रश्नावली से 17 नंबर हो जाएगा। तो इसमें आपके है क्या क्या, तो हम सांख्यिकी में आपके क्या क्या वो हम देख लेते हैं। सांख्यिकी में आपको एक तो इसमें देखना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं, और ये कौन कौन से हैं, ये 3 माप आपके माध्य हैं जिसको अपन मीन कहते हैं, माध्यक हैं जिसको अपन मीडियन कहते हैं, और बहुलक हैं जिसको अपन मोड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों, और तीनों ही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये वीडियो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक बहुत अच्छे से देख लें। तो इसमें से आपके माध्यक और बहुलक तीनों ही चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से आनी चाहिए, और इस वीडियो में मैं आपको जो तीनों ही चीज़ें हैं वो इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। इसके अलावा हम इसमें जो संचयी बारंबारता जो वक्र होते हैं इसको त्वरण कहते हैं। ये आपको याद कर लेना है कि संचयी बारंबारता जो वक्र है वो त्वरण कहलाता है। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें माध्य ज्ञात करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। एक्स बार बराबर हम ये देखते हैं सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ, ये इसका जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से याद रखना है। जिसमें ये जो सिग्मा है इसको मतलब होता है आपको समेशन होता है, इसका जोड़ना होता है। ठीक है, जो कैपिटल सिग्मा होता है ये वाला कैपिटल सिग्मा इसमें लिखा जाता है। ये सिग्मा का निशान है ये वाला, तो ये जो निशान है वो सिग्मा कहते हैं इसको। ये एक यूनानी अक्षर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो सूत्र है वो आपको ये याद कर लेना है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। जैसा कि आपके जो उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, इसमें क्या करना है कि उदाहरण नंबर 1 में आपको जो स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों के द्वारा गणित के पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंकों को यहाँ पे बताया गया है, और इन विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना, यहाँ पर आपको समांतर माध्य की बात की जा रही है। 2 चीज़ें, एक तो होता है माध्य और एक होता है माध्यक। दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। माध्य का मतलब होता है मीन आपके जो पूछा जा रहा है, इसमें आपको एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका माध्य है। और माध्यक जो होता है वो माध्यिका को कहते हैं। माध्यक किसको कहते हैं, माध्यक माध्यिका को कहा जाता है। तो माध्य याद रखना, माध्यिका का ही दूसरा नाम है, मीडियन का ही दूसरा नाम है, बीच का मान। माध्यक का मतलब बीच का मान निकालना है। तो इसमें आपको माध्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये माध्य आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो x दे रखा है ये f दे रखा है, इनकी नई सारणी बनानी है, और नई सारणी बना करके
इसको वापस इस प्रकार से एक नया कॉलम बना लेना है। अब देखो नया कॉलम बनाएंगे तो वो आड़ी सारणी थी, इसकी हमने खड़ी बना ली, प्राप्तांक यहाँ लिख लिए, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिख ली। दो चीज़ें आपको दे रखी थी आड़ी सारणी के रूप में, ये प्राप्तांक है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब नया सारणी का जो कॉलम है वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका fx। ये fx क्या होता है, तो f और x का गुणा होता है। ये रहा आपका x और ये रहा आपका f, इन दोनों का गुणा करेंगे और बराबर में आपके आगे लिखेंगे। जैसे 10 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, 10 एकम 10, ये पहला कॉलम आ जाएगा। फिर आपका दूसरा है 20, इसको गुणा करेंगे 1 से तो 20 एकम 20। 36 को गुणा करेंगे 3 से तो ये 108 हो जाएगा। 40 को गुणा करेंगे 4 से तो 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। 50 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15, 150 हो जाएगा। 56 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 112 हो जाएगा। 60 का गुणा 4 से गुनेंगे तो 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। 70 का गुणा 4 से करेंगे 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। 72 को 1 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। 80 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। 88 को 2 से गुणा करेंगे तो 176 हो जाएगा। 92 को 3 से गुणा करेंगे तो 276 हो जाएगा। और 95 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 95 हो जाएगा। ये सब हमने कर लिया, हमने जो f को x से गुणा कर लिया और नया कॉलम बना लिया fx वाला। अब क्या करना है, तब अब अपना जो सूत्र है वो आपको ध्यान में रखना है। सूत्र क्या है, तो हमारा जो सूत्र है वो इस प्रकार से है ये कि x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो हमें fx की जोड़ करनी है, तो ये जो नया कॉलम बना है ये वाला fx, इन सभी की जोड़ करनी है और इसको हम सिग्मा fx लिखते हैं। इन सभी की जोड़ करेंगे इधर वाली साइड में से तो आपको ये वाली 1779 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 1779 जो है आपको यहाँ पे लिखने को जोड़ करने पर आपके आ जाएंगे ये। और इसमें आपके बट्टे में fx है, fx के बट्टे में f है, सिग्मा f है, तो हम f की भी जोड़ करेंगे। तो f ये कितने विद्यार्थी हैं, तो ये तुमने शुरू में ही दे रखा परीक्षा, कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी हैं। ये आपको यहाँ पे दे रखा है कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी हैं। तो ये जो विद्यार्थियों की संख्या है इस f की जो जोड़ है वो कितनी आएगी, आपकी 30 आएगी। तो ये जो f है यहाँ पे इसकी जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 30 आएगा, 30 आएगा। तो ये x का f की जो जोड़ है वो आपके 30 है और सिग्मा fx का जो मान है वो आपके कितना है, 1779 है। इन दोनों का मान इस फॉर्मूले में रखेंगे, सिग्मा fx बटा सिग्मा f बराबर में आपका जो क्या करना है, 1779 में 30 का भाग दे देना है। तो अगर आपको 30 का पहाड़ा नहीं तो 3 का पहाड़ा दे दो, फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो जब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो 3 का भाग देंगे तो इसमें उत्तर आएगा आपके 593 और बट्टे में आपके आ जाएगा 10। ठीक है, जब हम 3 का भाग देंगे तो, और फिर 10 का भाग और देंगे इसमें तो ये 559.3 आ जाएगा। या फिर आप सीधे ही 30 का पहाड़ा बोल के आप 0 लगाते जाना और इसका भाग दे देना, तो इसका उत्तर आपके कितना आ जाएगा, 593.10 या फिर आपके 93.3 आंसर आ जाएगा। ये इसका माध्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से तैयार रखें। ये तो आपका सीधा था। अब आपके इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार बार आता है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान है ये भी। आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्या पता होनी चाहिए। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या होती कौन कौन सी है, इसको जब हम लिखेंगे तो प्रथम 5 जो प्राकृत संख्या वो लिखेंगे, इसमें कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 और 5, ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। फिर हम इसमें सूत्र लगाएंगे, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग और बटे में लिखेंगे आंकड़ों की संख्या। ये इसका सूत्र होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इन सबको जोड़ना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटे में हम 5 लिख लेंगे क्योंकि संख्या कितनी है, 5 है टोटल। इन सब की जोड़ करेंगे, कितना आएगा, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15/5, यानी कि उत्तर आ जाएगा आपका 5 तिया 15, तो 3 आंसर आ जाएगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का जो माध्य वो कितना होता है, वो 3 होता है। अब यहाँ से आपके प्राकृत की जगह पे कुछ और भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको प्राकृत नहीं दे और यहाँ पे पूर्ण संख्या दे दे, यहाँ पे क्या दे दे, पूर्ण संख्या दे दे। अब जब पूर्ण संख्या देंगे तो प्राकृत की जगह अगर मान लो आपको पूर्ण संख्या दे देगी, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ पे 5 को हटा देना है
और शुरुआत में 0 को लिख लेना। ये प्रथम 5 जो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब आपके इनकी जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 6 और 4 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 में 5 का ही भाग देना है क्योंकि 0 भी एक नंबर है। तो ये 5 संख्या है, तो 10 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 2। तो ये फिक्स उत्तर आपको याद रखना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य हमेशा कितना आता है 2 आता है। प्राकृत संख्या का माध्य कितना आएगा 3 आएगा। और अगर आपके इसमें पूछ ले आपको विषम संख्या, यहाँ पे क्या पूछ ले आपको प्रथम 5 विषम संख्या, तो आपको फिर 5 विषम संख्या लिखनी है। 5 विषम संख्या कौन कौन सी? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। याद रखना 9 विषम संख्या है। आप कन्फ्यूज़ होते हैं, अभाज्य संख्या में भी 9 को लिख लेते हैं। तो ये जो 9 है वो आपकी विषम संख्या है। इसमें आपको क्या करना है, वही सूत्र लगाना है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। फिर आपको लिखना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इन सब की जोड़ करेंगे और 5 का भाग देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम n जो हमारी विषम संख्या होती है इसका जोड़ n² होता है। तो 5 है तो इनकी जोड़ करें तो 5 का स्क्वायर करें 25 आ जाएगा। तो इनकी जोड़ आपके 25 आएगी, जोड़ करके देख लेना। 25/5 बराबर आपके 5 उत्तर आ जाएंगे। यानी कि विषम संख्या की जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो, उत्तर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर विषम संख्या है और माध्य ज्ञात करना है प्रथम का, तो जितनी संख्या आपको दे रखी है वही इसका उत्तर आएगा। यहाँ पे अगर 7 होता तो इसके उत्तर 7 आते हैं, अगर 9 होते तो इसके उत्तर 9 आते हैं, 11 होते तो इसके उत्तर 11 आते हैं, 1000 होता तो इसका उत्तर यहाँ पे 1000 आता है। ये विषम संख्याओं के लिए ही लागू है, ध्यान रखना है। तो ये आपकी 5 की जगह पे आपको 7 पूछ ले, 10 पूछ ले, तो आपको फिर जितना पूछे उतने का भाग लगाना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जरूरी नहीं है आपको 5 ही पूछे, आपको 10 भी पूछ सकते हैं। और विषम की जगह अगर आपको अभाज्य पूछें, विषम की जगह पे आपको अभाज्य पूछें, तो फिर आपको अभाज्य संख्या का ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी और 11 हो जाएगी। इन सभी की जोड़ करेंगे और इसमें जो 5 का भाग दे देंगे। तो जोड़ कर लो, 3 2 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। तो 28 में भाग देना पड़ेगा फिर आपको 5 का। 28 में 5 का भाग देंगे तो 5.6 उत्तर आएगा। तो ये फिक्स उत्तर आपको याद रखना है कि 2 जो उत्तर है वो पूर्ण संख्या का है, 3 उत्तर प्राकृत संख्या का है, 5 उत्तर विषम संख्या का है और 5.6 जो उत्तर है वो आपका अभाज्य संख्या का माध्य है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य 2 होता है, प्राकृत संख्या का माध्य 3 होता है और विषम संख्या का माध्य 5 होता है और अभाज्य संख्याओं का माध्य 5.6 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से अर्धवार्षिक में या फिर आपका सेकंड टेस्ट में आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगा। अब हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे इस प्रकार के वर्ग अंतराल और उनके विद्यार्थियों की संख्या का। अब ये आपको सारणी दे दें और इसका आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आपका जो वर्ग अंतराल है इसको पहले x में बदलेंगे। ये आपका ग्रुप में दे रखा है, इसको आपको पहले x में बदलना पड़ेगा। तो x निकालने का मतलब ये है कि इस x को यहाँ पे कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं? मिड पॉइंट, या फिर इसको क्लास मार्क या वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो इनका मध्य बिंदु जो होता है इसको क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। प्रत्येक वर्ग का जो मध्य बिंदु है उसको वर्ग चिन्ह कहा जाता है। और ये वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऐसा मान होता है प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। तो वह एक ऐसा मान होता है जिसमें ये भी शामिल हो जाएगा, 10 भी और 25 भी शामिल हो जाएगा। तो कोई एक वर्ग लेके हम इसमें देख लेते हैं। वर्ग चिन्ह ज्ञात कैसे करते हैं? तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 करेंगे, इन दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे कि वर्ग चिन्ह के 2 या फिर इसका दूसरा नाम है आपका मिड पॉइंट, या इसका मध्य मान भी कह सकते हैं हम, मध्य मान के 2 या फिर मध्य बिंदु के 2। ठीक है, मध्य मान मध्य बिंदु, इसको हम x से लिखते हैं। जैसे एक हमारे वर्ग दे रखा है 10 से 25, 10 से 25 है तो ये 10 जो है इसकी निम्न सीमा है, ये 10 जो है इसकी क्या है? निम्न सीमा है, और ये 25 जो है इसकी ऊपरी सीमा है। तो जब भी हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना हो, क्लास मार्क ज्ञात निकालना हो, या मिड पॉइंट या मध्यमान या फिर आपकी मध्य बिंदु निकालना हो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। इसके बीच की संख्या बतानी है आपको, 10 और 25 के बीच की संख्या। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। तो मध्य बिंदु अब क्या आ जाएगा? 10 और 25 जोड़ेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 35 में भाग दोगे तुम 2 का,
तो 35 के आधे कितने होते हैं? 17.5 होते हैं, तो 17.5 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये इसका 17.5 उत्तर ऐसे आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हो सकता है कि इसकी जगह पर तुम्हें कोई दूसरा वर्ग दे दे, तुम्हें 40 से 55 का दे दे या 25 से 40 का दे दे, तो कुछ नहीं करना, जैसा हमने 10 से 25 का निकाला वैसे ही निकालना है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है और 2 इसका जो आंसर आएगा वो इसका मध्य बिंदु, मध्यमान या फिर इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ये तो हो गया आपका इसमें वर्ग अंतराल की जो इसमें दे रखा है इसकी मध्य बिंदु। अब हमें मान लो इसका अंतर निकालना हो, उसको क्या कहते हैं? इसको चौड़ाई कहते हैं, वर्ग की चौड़ाई कहते हैं या फिर वर्ग को अंतराल कहते हैं। तो वो कैसे याद करते हैं? तो इसमें इनको दोनों को घटा लेते हैं, बड़े मान में से छोटे मान को घटा लेते हैं। जैसे इनका अंतराल कितना है, इनका अंतराल कितना है, तो 10 और 25 का अंतराल याद करना है, तो 25 में से 10 को घटा लो, इसका अंतराल आ जाएगा या फिर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। इन सभी की जो अंतराल है वो बराबर है, सभी में 25-25 का 15-15 का ही अंतर है। तो 25 में से 10 घटाएंगे तो 15-15 का अंतर सब में आपको देखने को मिल जाएगा। 85 और 100 का अंतर भी 15 है, 70-85 का अंतर भी 15 है। तो इस प्रकार से आपको 15 आंसर अंतराल में लिख लेना है। फिर इसकी आपको क्या करनी है? मध्यमान निकालना है, क्योंकि x हमारा सूत्र यही लगेगा। हमारा सूत्र क्या है? तो हमारा सूत्र अभी हमने जो ऊपर लगाया था ये वाला, यही सूत्र इस सवाल में भी लगेगा, x बार बराबर fx बटा f वाला। तो हम इसको भी ऐसे ही हल करेंगे। पहले इसका x ज्ञात करेंगे। x ज्ञात करने के लिए यही सारणी बनाएंगे, वापस वर्ग अंतराल वाले लिखेंगे और इसका x निकालेंगे। तो देख लेते हैं, ये रहा अपना वर्ग अंतराल और ये विद्यार्थियों की संख्या वैसे वैसे दे रखी है। बस आपको ये जो वर्ग अंतराल है इससे आपको क्या करना है? इससे आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह मतलब x निकालना। तो ये एक नया कॉलम बनेगा। फिर x आने के बाद में हमारा पहले जैसे सवाल आ जाएगा f और x में, तो फिर हम f और x को गुणा कर लेंगे। तो ये कैसे आएगा? तो वर्ग चिन्ह, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो ये जो मान आया 17.5 कैसे आया? तो ये इन 10 और 25 जो है इनकी जोड़ का आधा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 को और 25 को 35 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 17.5 हो जाएगा। फिर 25 और 40 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो ये 25 और 40 65 हो जाएंगे, 65 में 2 का भाग देंगे तो आपका 32.5 आएगा। फिर 40 और 55 इनको जोड़ेंगे तो 95 आएगा, 95 में 2 का भाग लगाएंगे तो 47.5। इन दोनों की जोड़ करेंगे तो ये आएगा आपके 7 और 5 12 125, 125 में 2 का भाग देंगे तो 62.5 आएगा। 70 और 85 155, 2 का भाग देंगे तो 77.5 आएगा। 85 और 100 185, 2 का भाग लगाएंगे तो 95.5 आ जाएगा। ये आने के बाद अब आपको क्या करना है? f और x इन दोनों की गुणा करना है। ये तो हमारा f हो जाएगा, ये तो हमारा f हो जाएगा और ये हमारा x हो जाएगा। अब क्या करना है? इस f को x से गुणा करना है, तो fx आ जाएगा नया कॉलम, वही तरीका पुराना वापस। तो 2 को गुणा करना है 17.5 से, तो 17.5 को 2 से गुणा करने के लिए 2 से गुणा कर दो, और 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल का 1, 2 और 1 3। तो ये आएगा आपके 35। और एक सही पॉइंट के बाद में अंक है, एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो एक अंक के बाद में वापस पॉइंट लगा लो, तो 35.0 इसका उत्तर आएगा। ये देखो 35.0 है। ऐसे ही 3 से गुणा करना है आपको 32.5 को, तो 97.5 आ जाएगा। 7 को गुणा करेंगे 47.5 से तो 332.5 आएगा। 6 को गुणा करना है 62.5 से तो 375.0 आ जाएगा। 6 से गुणा करेंगे 77.5 से तो 465.0 आ जाएगा। 6 से गुणा करना है 92.5 को तो 555.0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन दोनों को गुणा करने के बाद में fx नया कॉलम बना लेना है। अब आपको सूत्र लगाना है x बार बराबर, सूत्र क्या है इसका? x बार बराबर सिग्मा fx और बटे में सिग्मा f है। अब fx का मतलब इस fx की जोड़ करनी है सिग्मा fx में, और इस f की भी जोड़ करनी है। याद रखना, ध्यान में रहें, आप f की जोड़ करनी है, आप x की जोड़ मत कर लेना यहाँ पे, ठीक है। इसकी जोड़ मत कर लेना, या फिर ये जो कॉलम है आप बनाते समय इसको जो इसके पास में बना लेना। इस विद्यार्थियों की संख्या को यहाँ बना लेना और वर्ग चिन्ह को यहाँ बना लेना, ताकि f और x पास में, इसमें fx और f पास में आ जाएंगे और इनका जोड़ करना आसान हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं एक नया काम इसमें। बाकी आप इस प्रकार से जब कॉलम बनाए तो ध्यान रखें आपको f की ही जोड़ करनी है और fx की ही जोड़ करनी है। f कितने हैं? तो f जो है आपके 30 है,
तो बारंबारता आपकी 30 हो जाएगी। fx कितना है, तो ये है आपके 18.60 है, तो ये आपके 18.60 इसका f हो जाएगा, fx हो जाएगा। फिर 18.60 नहीं 1860.0 है, ठीक है, तो 1860.0 है, तो ये इसका fx हो जाएगा और f कितना है 30 है। अब आपको इस फॉर्मूले में मान लिखना है कि सिग्मा fx बटा सिग्मा f, तो fx का मान आपके 1860 है और f का मान आपके 30 है, तो 0 से 0 तो कट जाएगा और 186 में भाग देंगे 3 का, तो 3 का भाग 18 में जाएगा 6 बार और 6 में जाएगा 2 बार, तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, इसका उत्तर हम इसमें 62 आएगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला लगाया ये कौन सी विधि है, इस माध्य ज्ञात करने की इस विधि को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। आगे भी 2 विधियाँ और हैं, आपके कल्पित विधि आती हैं और एक आपके पद विचलन विधि आती हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका एक तो प्रत्यक्ष विधि ज़्यादा पूछी जाती है और एक आपकी जो कल्पित माध्य विधि है वो अब तक सबसे ज़्यादा पूछी हुई है, तो इन दोनों को आपको अच्छी प्रकार से कवर कर लेना है। तो इसमें आपको मैंने ये उदाहरण बताया, इसके अलावा आपके जो ये कल्पित माध्य वाला सवाल भी आप कर लेंगे, इसको और अलग से हम कवर कर लेंगे। हम इसमें आपका जो मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसमें आपकी प्रश्नावली के सवाल देख लेते हैं। प्रश्नावली के सवाल में आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखो 13.1 का जो पहला तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो एक तो इसका दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एक इसका तीसरा क्वेश्चन कई बार अजय पूछा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, छठा सवाल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा हुआ सवाल है वो आपका ये 9वां सवाल है। 9वां सवाल बहुत बार पूछा हुआ सवाल है और आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। ये माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। अब इसमें कोई से भी विधि नहीं दी है कि आपको कौन सी विधि से इसको ज्ञात करना है, तो ये माध्य का जो था मैंने आपको इसमें कवर करवा दिया, और भी डिटेल से आपको अलग से वीडियो में कवर करवा देंगे। अब हम इसमें बहुलक वाले जो चैप्टर हैं उसको हम देख लेते हैं। बहुलक जो है वो आपको याद रखना है, मोड कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और बहुलक होता क्या है, तो बहुलक उस परीक्षण का मान होता है जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है। इनकी जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो बहुत बार आता है, उसको बहुलक कहते हैं। परीक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, परीक्षणों का ऐसा मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं, इसकी बारंबारता ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इसको लेकर एक सवाल बहुत ही अच्छा बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे उसमें पूछा जाता है कि एक सवाल है 2 3 4 2 3 या यहाँ पे 3 4 5 4 3 4 2 4 3, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक सवाल है। अब इन आंकड़ों का आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें आपको ये देख लेना है कि सबसे ज़्यादा बार जो है वो इसमें कौन आ रहा है। तो इसमें आप गौर करेंगे, एक एक को गिनेंगे, क्योंकि भाई 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 आ रहा है आपकी 1 बार और या आपके 2 बार ही आ रहा है। फिर 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 को देखेंगे तो 3 आ रहा है आपका, एक तो 1 बार आ रहा है, एक 2 बार आ रहा है, एक 3 बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है। इसका मतलब अभी और संख्या उसको भी देख लेते हैं। फिर देखते हैं हम 4 को, तो 4 कितनी बार आ रहा है, 4 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, और ये 5 बार। तो इसका मतलब 4 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो बारंबारता ज़्यादा किसकी हुई, 4 की हुई, और 5 तो एक ही बार आ रहा है, 5 तो एक ही बार आ रहा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार वो कौन आया, तो ज़्यादा बार देखो 4 आया है। तो बहुलक बराबर इसमें कितना हो जाएगा, तो बहुलक बराबर जो आंसर आपका इसमें 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा बार आया है। कितनी बार आया वो बहुलक नहीं है, कौन ज़्यादा बार आया वो बहुलक होगा। तो इसमें 4 सबसे ज़्यादा बार आया, तो बहुलक बराबर 4 हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या या फिर जो ज़्यादा बार आता है वो उसको देखते हैं। तो जैसे उदाहरण नंबर 4 है कि किसी गेंदबाज के द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्या दे रखी है कि दो विकेट हैं, क्रिकेट मैच है, ये विकेटों की संख्या इसमें दे रखी है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 3 2 3। तो इसमें देखो 0 विकेट 0 कितने मैच में, तो वो 1 मैच में, 1 विकेट 1 मैच में, 2 विकेट 3 मैच में, 3 विकेट 2 मैच में, 4 विकेट 1 मैच में, 5 विकेट 1 मैच में, 6 विकेट 1 मैच में। तो कौन कितने मैचों में इसने ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो गेंदबाज ने अधिकतम मैच जो 3 मैचों में,
अधिकतम 3 मैच में जो 2-2 विकेट लिए हैं, तो इनका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया इसमें, देखो इसमें सबसे ज़्यादा बार देखो 2 आ रहा है, 1, 2 और 3। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें 2 आ रहा है, तो बहुलक बराबर आपका इसमें 2 हो जाएगा। तो इसका बहुलक है वो कितना हो जाएगा, आपके 2 आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसको आप याद रखें। और सारणी से इसको देख के करना चाहते हैं तो फिर सारणी में आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा जो मान है वो किसका है। तो सबसे बड़ा मान आपको इसमें देखो 3 है, और 3 किसका मान है, ये 2 का है, तो बहुलक बराबर आपका 2 हो जाएगा। फिर आपके बहुलक ये वो तो सारणी वाला हो जाएगा। फिर आपके वर्ग वाला आ जाए तो उसका बहुलक ज्ञात करने के लिए, जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं इनका बहुलक ज्ञात करने के लिए इसमें आपको क्या करना है, बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। जिसकी ऐसा वर्ग देखते हैं जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है, उसको बहुलक वर्ग कहते हैं। और इसी बहुलक वर्ग के अंतर कोई जो मान है वो उसका बहुलक होता है, जो कि इस सूत्र के द्वारा आपको देखने को मिलता है। तो बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा, L + F1 - F0 और बटे में 2F1 - F0 - F2 इंटू H हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इनको यहाँ पे मान लिखना है। तो L क्या है, जो बहुलक होगा उसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या है, तो जो बहुलक वर्ग आएगा उसका अंतराल देखेंगे, माप देखेंगे। F1 सबसे बड़ी बारंबारता, और F0 सबसे बड़ी बारंबारता उससे पहले की बारंबारता। F2 जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके ठीक बाद की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग लगेंगे उसकी बारंबारता। देख लेते हैं, एक सूत्र सवाल है उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 आपके सामने है, कि इसमें आपको उदाहरण नंबर 5 के माध्यम से मैं आपको बहुलक इसमें समझाने वाला हूँ। तो परिवार की माप दे रखी है और परिवारों की संख्या दे रखी है। इसमें आपको इसका जो 20 परिवारों पर किए गए सर्वे का आपको बहुलक ज्ञात करना है। इन आंकड़ों का क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो परिवार की माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 है। परिवारों की संख्या है 7, 8, 2, 2, 1। अब इसमें आपको क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। बहुलक वर्ग क्या होता है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है बारंबारता में, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, तो अधिकतम जो वर्ग की बारंबारता है वो 8 है। बारंबारता कितनी है, 8 है। तो ये 8 किसकी बारंबारता है, तो ये 3 से 5 की बारंबारता है। तो वर्ग जो है 3 से 5 वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो बहुलक वर्ग है वो आपके 3 से 5 हो जाएगा, और इसमें जो बारंबारता है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये अपना बहुलक वर्ग है 3 से 5। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे ताकि आपको पता चलेगा कि हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है। ये जो बहुलक वर्ग है वो इस प्रकार से लिख लेंगे, और ये लाइन लिखनी है आपको। यहाँ पर लिखना है बहुलक वर्ग 3 से 5, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये जो 3 से 5 लिखा हुआ है, इसमें ये जो 3 है इसको कहते हैं L। L बराबर आपके 3 हो जाएगा। तो L का मान कितना है, आपके 3 हो जाएगा। वर्ग माप जिसको अपन H कहते हैं, वर्ग अंतराल, तो इसमें जो L है वो 3 हो जाएगा, और H जो है वो इसका माप है वो कितना है, 3 से 5। तो इसमें अंतर कितना है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो ये H का जो मान है वो आपके 2 आ जाएगा। तो H बराबर आपके 2 आ जाएगा इसमें। फिर आएगा आपके F1, F0, F2 का मान। तो F1 सबसे बड़ा जो मान होगा इस बारंबारता का, इसमें देखो सबसे बड़ा मान कितना है, 8 है। तो ये जो 8 है वो हमारा F1 है। ठीक है, याद कर लेना F1 है। F1 के बाद में क्या आता है, तो F2 आता है। तो ये F2 हो जाएगा हमारा 2, और 1 से पहले आपका 0 आता है। 0, 1, 2 आपको याद कर लेना है। तो 1 से पहले 0 आता है, तो ये आपका F0 हो जाएगा 7। तो ये तीनों ही मान ऐसे आपको लिख लेने हैं। सबसे बड़ा मान F1 है, फर्स्ट आएगा ये, सबसे ज़्यादा नंबर इसके है। तो फिर इसके बाद में ये देखना है कि 1 के बाद में 2 आता है, तो ये F2 हो जाएगा। F2 का मान 2 है, और F1 से पहले F0 आता है, तो ये 7 हो जाएगा F0। तीनों ही मान देख लिए। अब इन सभी को ये जो सूत्र है इसमें लिखेंगे। सूत्र क्या है, तो बहुलक बराबर, ये सूत्र है हमारा, बहुलक बराबर L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 इंटू H। इनमें सबका मान लिखेंगे। L का मान अपना 3 है, F1 8 है, F0 7 है। बटे में लिखेंगे 2F1, 2 इंटू F1, ये गुणा में है, F1 2 के गुणा में, तो 2 इंटू 8 माइनस F0 कितना है, तो 7 है, और F2 का मान 2 है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये ऊपर दोनों तो घटेंगे, इनके जो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं ऊपर यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 3 प्लस ऊपर बचेंगे आपके 1, और बटे में क्या बचेगा आपका 2 इंटू 8, 2 8 16 हो जाएगा,
और ये दोनों हमेशा ही जुड़ेंगे। तो 2 और 7 9 हो जाएगा, माइनस क्या आएंगे, और इनटू में कितना चल रहा है अपना 2 चल रहा है, एच का मान 2 चलेगा। फिर क्या करना है, ऊपर तो इनको गुणा कर देना है, 2 को 1 से तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और बटे में आपके 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर आएगा 3 + 2 एकम 2/7। तो 3 + 2/7। अब क्या करना है, 3 + 2/7 है तो 2 में 7 का भाग दे देना है। 2 में 7 का भाग देंगे तो 7 में तो 2 में तो 7 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो 20 हो जाएगा। फिर 2 बार भाग चला जाएगा इसमें, 2 7 14, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 60 हो जाएगा। तो 2 8 7 8 56, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर बचेंगे 4 40 हो जाएगा, 7 5 35 5, ठीक है। तो आपके 2 8 ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 3 + 0.28। जब इसकी जोड़ करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 3.28। पॉइंट के बाद में 2 अंक आपके आने चाहिए, तो 3.28 इसके उत्तर आ जाएंगे, 3.28 ये आपके आंसर है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनका बहुलक ज्ञात कर लेना है। अब आपके प्रश्न ऐसा आता है कि इनका जो माध्य है वो भी ज्ञात करना है और बहुलक है ये भी ज्ञात करना है। तो ये इस प्रकार से आपके सवाल इसमें देखने को मिलेंगे 13.2 में। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस प्रश्नावली में 13.2 में, वो आपका एक तो पहला क्वेश्चन बनता है, और एक आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो एक और क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये इसका जो क्वेश्चन है ये वाला 5वां क्वेश्चन, ये भी कई बार है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपको जो ये क्वेश्चन है वो हल करने हैं बहुलक वाले। और फिर रही बात हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा माध्यक, क्या वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। माध्यक का मतलब क्या होता है, मध्य का मान देखना है। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो ऐसा मापक है जो आंकड़ों के सबसे बीच में मान देता है, बीच का मान देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं या फिर मीडियन कहते हैं। तो ये हो जाएगा माध्यक। और यहाँ पर हम माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो सारणी दे रखी होगी, जैसे इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी आपको संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। तो संचय बारंबारता सारणी बनाने के लिए आपको ये सारणी लिख लेनी, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। फिर आपको क्या करना है, CF निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें CF निकालना पड़ेगा। तो संचय बारंबारता इसमें निकालते हैं। तो ये हमारी संचय बारंबारता हो जाएगी CF। वो कैसे निकालते हैं, तो 6 के 6 लिखेंगे, फिर 6 में जोड़ेंगे 20 26 हो जाएगा, 26 में जोड़ेंगे 24 50 हो जाएगा, 50 में जोड़ेंगे 28 78 हो जाएगा, 78 में जोड़ेंगे 15 93 हो जाएगा, 93 में 4 जोड़ेंगे 97, 97 में 2 जोड़ेंगे 99, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ये 100 जो है वो आपके इस विद्यार्थियों की संख्याओं की जोड़ है। इन सभी की जोड़ करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, सिग्मा एफ बराबर आपका 100 ही आएगा। और इसी 100 को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ को हम n भी लिखते हैं। अब आपको करना पड़ेगा इसमें n/2। क्या करना है इसमें आपके n/2 करना है। n/2 करेंगे तो 100/2 करेंगे, 100/2 का मतलब कितना आ जाएगा आपके 50। तो इसमें ये देखेंगे कि 50 से ठीक बड़ी, 50 या 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, तो 50 तो है इसमें 50, तो 50 से ठीक बड़ी जो संचय बारंबारता है वो इसमें देखेंगे। तो 50 इसमें दे रखा है, तो इसका जो आंसर है आपके, तो इसमें आपके 50 दे रखा है, तो आपका जो सीधा 50 के सामने वाला मान है 28, एक तो ये, और 50 से ठीक बड़ी 78 है। इन दोनों की क्या करेंगे, जोड़ करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, वही हमारा माध्यक हो जाएगा। और अगर 50 नहीं होते तो हम सीधा लिखते 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 78 है, जिसके संगत जो हमारा प्राप्तांक 29 है, तो माध्यक बराबर 29 हो जाएगा। लेकिन दोनों होने के कारण 50 भी है इसमें, तो हम इसमें इन दोनों की जोड़ करके 2 का भाग लगा लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपको इस प्रकार से जो सवाल में सारणी देखिए, इसका अगर आपको माध्य पूछें, माध्यक निकालना पूछें, तो प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या लिखने के बाद में आपको माध्यक निकालने के लिए इस प्रकार की जो संचय बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी। तो CF निकालेंगे। CF निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो पहला नंबर वैसे वैसे लिखना है, फिर तिरछे जोड़ने, तो 5 में 3 जोड़ें तो 8 हो जाएगा, 8 में 4 12, 12 में 3 15, 15 में 3 18, में 4 22, में 7 29, में 9 38, में 7 जोड़ेंगे 45, में 8 जोड़ेंगे 53। इस प्रकार से आपको जो जोड़ कर लेनी है। और यहाँ पर जो नंबर आता है 53, ये लास्ट वाला नंबर,
यही इस एफ़ की क्या होती है, जोड़ होती है। तो सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे n/2। तो n/2 करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, 53 में 2 का भाग देंगे। तो ये आएगा आपकी 26.5। अब 26.5 से बड़ी जो बारंबारता वो आपको देखनी है कितनी है। तो 26.5 से बड़ी बारंबारता आपके 29 है। तो 29 के सामने वाला वर्ग है वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 60 से 70, जो कि इसमें दे रखा है, यही हमारा माध्यक वर्ग है। तो ये आप देखेंगे ये कि n का मान जिसमें 53 है, 2 का भाग दें तो 26.5, अतः माध्यक वर्ग बराबर आपके कितना हो जाएगा, 60 से आपका 70 हो जाएगा। जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 29 है, जो कि अपने जो n/2 है इससे अधिक है या फिर इसके पास में है। तो माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 60 से 70 हो जाएगा। अब ये 60 से 70 जो हमारा माध्यक वर्ग है, इसके आधार पर आपको जो कुछ मान इसमें निकालने हैं, जैसे इसमें l निकालना है, ये 60 से 70 तो इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो l बराबर कितना है, 60 है। और n/2 देखेंगे तो n/2 कितना है, वो आपका 26.5 है। और f कितना है, तो f इसकी माध्यक वर्ग की बारंबारता 7 है। CF कितना है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता जो कितनी है, 29 से ऊपर कितना है, 22 है। तो यह लिख लेंगे 22। h कितना है, तो h हमारा इनका अंतर हो जाएगा, 60 से 70 के बीच में कितने का अंतर है, तो घटा लो, 70 में से 60 गए तो 10 बचेंगे। ये सारा जो मान है आपको अपने फॉर्मूले में रख लेना है, ठीक है। ये सारे मान हम इसमें लिख लेंगे। l का मान 60 है, n/2 26.5 है, f का मान 7 है, FCF 22 है और h हमारा 10 है। ये सारा मान इस फॉर्मूले में लिखेंगे, l n/2 - CF/F × h। तो ये सभी मान यहाँ पे लिखे हुए हैं। n/2 ये है, l का मान 60 है, CF 22 है, f 7 है और h 10 है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, l का मान 60 है, n/2 आपके 26.5 है, f का मान इसमें 22 है, CF का मान, और f का मान 7 × h का मान 10 है। घटाएंगे इसमें से तो ये हो जाएगा आपका, इसमें जब इसको घटाएंगे तो ये 26.5 में से 22 जाएगा, तो ये आपके जो बचेगा वो आपके 4.5 बचेगा। कितना बचेगा आपके इसमें, 4.5 बचेगा। और ऊपर है अपने इसमें बचेंगे 60 प्लस 4.5 और बटे में 7 × 10। जब हम इसको गुणा करेंगे, 4.5 को 10 से गुणा करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा और ये 10 इसमें गुणा हो जाएगा, तो 45 बच जाएंगे। तो 45 में हम भाग देंगे फिर 7 का, तो 45 में 7 का भाग देंगे, तो ये भाग दे दो इसमें, 45 में 7 का भाग दे दो, तो 7 का भाग जाएगा, 7 छंग 42, 6 बार, फिर 3 बचेंगे, फिर 7 चौक 28, ठीक है। पॉइंट लगेगा तो 6.4 उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो आपके 6.4 है और इसमें जोड़ेंगे 60, तो 6.4 इसमें जोड़ दो, 60 प्लस 6.4 तो जोड़ेंगे तो 66.4 जो इसका उत्तर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इसका जो माध्यक है वो ज्ञात कर लेना है। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक तो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इसका 8वां उदाहरण बनता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। फिर हम इसमें देखते हैं इसके जो प्रश्नावली के सवाल है वो है। इससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में आपको जो संबंध है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छी प्रकार से याद रखना है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, ये आपको अर्धवार्षिक में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये 13.3 है जिसका पहला क्वेश्चन आपके इकाइयाँ दे रखी है, उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा ये। फिर इसका उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि उदाहरण 8 की जैसा ही है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका बनता है ये लास्ट से जो क्वेश्चन है इसमें ये वर्णमाला, ये टेलीफोन वाला, और एक ये 7वां। तो 6ठा और 7वां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को आपको अच्छी प्रकार से कवर कर लेना है। तो ये आपके माध्य, माध्यक और बहुलक के सवाल थे, मैंने इसमें आपको ये करवाए माध्य, माध्यक और बहुलक। अब हम इसमें आपका जो प्रायिकता है, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें देख लेते हैं। प्रायिकता में आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो ये इसका उदाहरण फर्स्ट ही बनता है, ठीक है। ये इसका सूत्र है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। तो ये जो सूत्र है वो किसने दिया था, तो ये पियरे साइमन लाप्लास ने दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रायिकता जो आपके 4 नंबर की हैं, इसमें से उदाहरण नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। उदाहरण फर्स्ट है कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो चित्त या पट आएगा, तो कुल परिणाम तो आपके इसमें 2 हो जाएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कुल परिणाम आपके 2 हैं। इसमें से आपको चित्त आने की प्रायिकता पूछी जा रही है, यानी कि हेड आने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो हेड कितनी बार है, एक बार है, तो एक इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा और कुल परिणाम इसमें 2 हो जाएंगे। तो चाहे चित्त आने की प्रायिकता पूछें या पट आने की प्रायिकता पूछें, जब सिक्के को एक बार ही उछाल रहे तो उसमें इसका उत्तर हमेशा 1/2 ही आएगा। पट आने की प्रायिकता भी आपकी 1/2 ही आएगी और चित्त आने की प्रायिकता भी आपके उत्तर 1/2 ही होगा। दूसरा उदाहरण इंपॉर्टेंट बनता है आपका इसमें कि यदि उदाहरण 2 में दे रखा है कि एक थैले में लाल गेंद और ये इतनी दे रखी है, उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी। पीली होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता और नीली होने की प्रायिकता। तो पहले तो कुल देखो, कुल कितनी गेंद है, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कुल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगी। यानी कि लाल, पीली और नीली तीनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो कुल परिणाम आपके 3 आएंगे। इसमें से पीली गेंद कितनी है, तो पीली तो भैया इसमें एक ही पीली गेंद है, तो अनुकूल परिणाम भी आपका 1 हो जाएगा। तो पीली गेंद होने की जो अनुकूल परिणाम वो 1 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, येलो की प्रायिकता आपकी 1/3 हो जाएगी। और लाल कितनी है, तो लाल भी 1 है, तो 1/3 हो जाएगी। और ब्लू भी आपकी 1/3, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, उसको अपन प्रारंभिक घटना कहते हैं। तो इसको अपन क्या एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग है वो हमेशा 1 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता है उनका योग हमेशा 1 आता है। जैसे ये जो आपके इसमें दे रखी है, ये प्रारंभिक घटना दे रखी है, ठीक है, ये पीली आने की, लाल आने की या फिर नीले आने की, इन तीनों की जोड़ करेंगे 1/3 + 1/3 + 1/3 करेंगे, तो इसका जो उत्तर है वो आपके 3/3 यानी कि 1 आएगा। 3/3 बराबर 1 उत्तर आएगा। इसका फिक्स उत्तर आता है 1। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपके इसमें जो पासा है, तो पासे से संबंधित आपके प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं कि इसमें एक पासा उछालते हैं, इसमें 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है या 4 से छोटी है उसके बराबर आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पासे को फेंकेंगे तो उसके कुल परिणाम कितने होते हैं, तो एक पासे को एक बार फेंकने पर सभी संभव जो परिणाम वो 6 होते हैं। 6 कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5 6 इसकी गिनती हो जाएगी। यानी कि अगर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन है, 5 और 6, तो अनुकूल परिणाम इसके 2 हो जाएंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है, तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आपके 2/6 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम 6 है, 2 और 6 कटेंगे 1/3 बार। 4 से छोटी है उसके बराबर आने की प्रायिकता, तो भाई 4 से छोटे कौन कौन है, या फिर उसके बराबर भी आ सकता है, यानी कि 4 भी आ सकता है। तो 4 से छोटी है उसके बराबर, तो यानी कि 1 2 3 4। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे कुल परिणामों की संख्या। इसके जो अनुकूल परिणाम वो 4 हो जाएंगे और कुल परिणाम इसके 6 हो जाएंगे। तो 4/6 काटेंगे 2 के पार से, तो 2/3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2/3 इसके आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ भी हमेशा 1 होता है। होने की प्रायिकता को हम PE से लिखते हैं और नहीं होने की प्रायिकता को हम PE बार से लिखते हैं या फिर E नहीं से लिखा जाता है। इन दोनों की जोड़ हमेशा 1 होती है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 8 आने की, तो 8 तो आते ही नहीं इसमें। तो जब 8 हो उसमें है ही नहीं तो फिर वो आ ही नहीं सकते, तो वो तो असंभव है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो उस घटना जिसका घटित होना असंभव हो, जिसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। पासे को एक बार फेंकने पर 7 से छोटा अंक प्राप्त होने की, तो 7 से छोटी संख्या 1 से लगा के 6 तक, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 7 से छोटी आपके 6 परिणाम हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम और सभी संभावित परिणामों की जो संख्या वो बराबर है, तो इसका जो प्रायिकता हमेशा 1 होगा। तो उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, श्योर हो, जिसकी प्रायिकता 1 हो,
ठीक है। और ऐसी घटना को हम निश्चित या श्योर निर्धारित सर्टेन घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये भी आपको याद में रखना है। अच्छा, प्रायिकता का जो मान है वो कहाँ होता है? तो प्रायिकता का मान कभी भी जो 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। उत्तर जो आएगा वो 0 से बड़ा आएगा या फिर 1 से छोटा आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो ये बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। फिर इसमें ताश की बात करें तो ताश में 52 पत्ते होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं जो 4 भागों में बांटते हैं। 13-13 के पत्ते होते हैं। प्रत्येक हुकुम 4 समूह होते हैं। इसमें हुकुम, पान, ईंट और आपका इसमें चिड़ी होती हैं। चिड़ी और हुकुम काले रंग के होते हैं और पान और ईंट इसमें लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक समूह के पत्ते इसमें इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम और 10 से 2 तक की गिनती होती है। बादशाह, बेगम और गुलाम वाले जो पत्ते होते हैं इनके ऊपर फ़ोटो बना होता है, इसलिए इसको अपन फेस कार्ड कहते हैं। टोटल कितने फेस कार्ड हो जाएंगे? तो एक सेट में 13 में से 3 पत्ते जो होते हैं वो चेहरे वाले होते हैं। तो 4 सेट हैं, तो 4 थे आपके 12 सेट, 12 पत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर ये फेस होता है, फेस कार्ड कहलाते हैं। उदाहरण नंबर 4 है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? कि एक इक्का होगा। तो इक्के कितने होंगे 52 में से? 52 में से जो इक्के हैं उनकी इक्कों की संख्या 4 है। तो अनुकूल परिणाम आपके 4 हो जाएंगे और कुल परिणाम आपके 52 है, क्योंकि टोटल जो आपके पत्ते हैं वो 52 है। तो 4/52 करेंगे, 13 के 4 के बार से कटेगा 4 एक बार और 52 कटेंगे 13 बार, तो 1/13 इसका उत्तर होगा। यानी कि 52 में से 4 इक्के हैं और 13 में से 1 इक्का है। 26 में से कितने इक्के होंगे वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इक्का नहीं होने की प्रायिकता, अब इक्के नहीं हो तो देखो जितने इक्के हैं उतने को घटा लो कुल में से, तो कुल तो 52 है, इसमें से 4 इक्के हैं तो बचेंगे, उसमें से एक भी इक्का नहीं होगा। तो ये जो 48 पत्ते बच्चे हैं उसमें से हमने इन 4 इक्कों को हटा दिया है। तो इक्के नहीं होने के जो अनुकूल परिणाम वो कितने हैं? 48 हैं। तो ये 48 इक्के नहीं होने के अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम इसके 52 है। तो प्रायिकता हो जाएगी 48/52। इनकी 13 के पार्ट से काटो तो ये 4 के पार्ट से काट दो, 48 12 बार कटेगा और 52 13 बार कट जाएगा। या फिर आपके दूसरा तरीका है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इनकी जोड़ आपको दे रखी है 1। अगर आपके पास में होने की प्रायिकता, ये इक्का होने की प्रायिकता आपको पता है कि वो 1/13 है, तो आप इसमें से इसको 1 में से घटा लेंगे तो उसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता आपके आ जाएगी। तो 1/13 का उधर ले जाएंगे तो PA बार बराबर आपका इसका आंसर आ जाएगा 1 - 1/13। लघुत्तम लेंगे तो इसका 13 लघुत्तम आएगा। 1 का भाग 13 में 13 बार, 13 में -1 करेंगे तो बचेगा आपका 12। तो 12/13 ऐसा भी निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से भी। और ये जो फॉर्मूला है जिसमें अनुकूल परिणाम आपके 48 आ रहे हैं जो इक्के नहीं है, उसे भी आपके 12/13 ही आंसर आते हैं। तो दोनों तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ये इसको दोनों ही तरीक़ों से हमने यहाँ पे कर रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी के हारने की जो प्रायिकता है उसकी जीतने की प्रायिकता के बराबर होती हैं। तो ये अगर 2 खिलाड़ी है, संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ये पता है हमें कि संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 62% 0.62 है। तो इसमें संगीता के द्वारा जीतने की जो प्रायिकता है वो दे रखी, तो आपको रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये पता होता है कि जितना मैच संगीता हारेगी उतना मैच ये रेशमा जीतेगी। अगर हमें संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है तो उससे हम संगीता के मैच हारने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, और जितनी संगीता के मैच हारने की प्रायिकता होगी उतना ही रेशमा के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता आपके 0.62 दे रखा है। तो जो रेशमा है उसमें आपको क्या करना है, इसके जो जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 1 में से जितना रेशमा संगीता जीतेगी उसको हम कम कर लेते हैं, उसमें से इसको कम कर लेते हैं, तो ये रेशमा के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। तो 1 में से हमको क्या करना है, 0.62 को घटाना है, तो 0.38 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। और बाकी फिर ये कंचे वाले तो ये तो आप कर ही लेंगे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो परीक्षा में आपके आएंगे तो आप आराम से इनको कर लेंगे। फिर आपके जो प्रश्नावली के जो सवाल है इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला कि एक स्लेटी पासा है, एक नीला पासा है।
दोनों एक साथ फेंके जाते हैं, सभी जो संभावित परिणामों की संख्या लिखनी है। तो जब दो एक साथ फेंकेंगे तो इसके इस प्रकार से टोटल ये 36 परिणाम आपको सामने देखने को मिलता है कि स्लेटी नीला जो पासा है इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है और स्लेटी पासा इसके ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, तो परिणाम आएगा 1-1। दोनों पासे एक साथ उछाले और दोनों के ऊपर 1-1 आ गया, तो पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 6 आ जाए। तो ये 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ऐसे आ जाते हैं। इनमें से आपको प्रश्न पूछेंगे, ये 36 परिणाम होंगे कुल इसके, और इसमें से अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अंकों का योग 8 कितने होंगे? तो अंकों का योग 8, तो अंकों का योग 8 किस में होगा? देखो अंकों का योग 6 और 2 8 हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, और 5 और 3 8 है, और 6 और 2 8 है। ये इसके अनुकूल परिणाम है जिनको जोड़ने पे 8 आ रहे हैं। तो 5 इसके अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम इसके 36 है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5/36। अब अंकों का ये जो अनुकूल परिणाम है वो 5/36, तो यह आ जाएगा। अब दूसरा जो है इसमें अंकों का योग 13 है। अंकों का योग 13 तो किसी में नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंकों की जोड़ कितनी करेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएगा। तो अंकों का योग 13 तो इसमें आएगा नहीं, तो फिर अनुकूल परिणाम इसमें 0 है, तो 0/36 यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये 0 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपके 14.1 के जो प्रश्नावली दे रखी है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता उसके नहीं होने की प्रायिकता का जो जोड़ है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती हैं तो फिर वो असंभव है, इसकी प्रायिकता 0 होती है, और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? असंभव घटना कहा जाता है। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, जो निश्चित है वो निश्चित घटना है। ठीक है, प्रायिकता कितनी होती हैं? 1 होती हैं, और ये निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित घटना। तो निश्चित घटना हो जाएगी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक जो घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, तथा 1 से छोटी होगी या उससे छोटी होती है। फिर इस प्रश्नावली में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सी संख्या है जो कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखो, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि इस 0 से कभी भी छोटा नहीं होगा और 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो आपके अगर माइनस में उत्तर दिखे तो वो 0 से छोटा है, तो माइनस वाला तो कभी भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि ऊपर जो संख्या है वो हमेशा छोटी आएगी और नीचे संख्या वो हमेशा बड़ी आएगी। कभी भी ऊपर बड़ी और नीचे संख्या छोटी इस प्रायिकता में नहीं आएगी। अगर ऐसा हुआ तो वो फिर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ऊपर संख्या छोटी और नीचे बड़ी है, तो इसका उत्तर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आता है, इसलिए 2/3 भी इसका उत्तर रहेगा। 15% हम गारंटी मानते हैं। कोई 100% गारंटी देता है तो चलेगा, लेकिन कोई 101% गारंटी दे रहा है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि 101% में कितना हो जाएगा? 100% में तो वो श्योर है। ठीक है, 100% का जब हम बट्टे में बदलेंगे तो 100/100 हो जाएगा, लेकिन 101% को जब हम बट्टे में बदलेंगे तो 101/100 हो जाएगा। ऊपर संख्या बड़ी है और नीचे छोटी है तो वो प्रायिकता नहीं होगी। तो 101% की गारंटी में आपको नहीं पढ़ना है, आपको 100% की गारंटी तक विश्वास कर लेना है। कोई 101% की गारंटी दे रहा है तो इसका मतलब वो संभव ही नहीं है, वो तो हमारे इसमें आता ही नहीं है। तो ये 101% नहीं होता है, 100% तक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पॉइंट में अगर बात करें तो वो 0.7, ये जो 1 और 7 0 के बीच में है, तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, होने की प्रायिकता दे रखी है 0.05, नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। जिसमें कुछ नहीं करना है, आपको वो सूत्र लगाना है, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इसकी जोड़ हमेशा 1 होती है। होने की प्रायिकता 0.05 दे रखी है, प्लस आपको नहीं होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो PE बार बराबर आपको 1 कर देना है। PE बार बराबर क्या लिखेंगे? तो PE बार बराबर आपको 1 माइनस ये इसको घटा लेंगे, तो 0.05 को घटाएंगे। जब 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो आपका 0.95 बचेगा। कैसे घटाते हैं? देखो यहाँ पे 1 लिखो, पॉइंट लगाओ, 2 0 लगाओ। 2 0 क्यों लगाया? तो पॉइंट के बाद में अपने 2 अंक है, तो ये पॉइंट के बाद में हमने 2 अंक लिख लिए। अब इसको जब घटाएंगे तो घटा लेना, 0.95 इसका आंसर बचेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और एक वो वाला 65 वाला 0.65 वाला
नहीं होने की देर की और होने की ज्ञात करनी, होने की देर की और नहीं होने की ज्ञात करनी। कुल मिला के ऐसा पॉइंट का अगर आपको दे दे तो उसको एक में से घटा लेना, होने की नहीं होने की जो भी पूछा आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है ही है, कई बार पूछे हुए सवाल है, तो आप इनको एक बार ज़रूर से देख लेना। एक पासे को फेंकने पर इसमें से अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है और कुल परिणाम 6 है। 3/6 को काटेंगे तो 1/2 आएगा। 2 और 4 के बीच में कोई संख्या, 5 6 के बीच में कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन आता है? 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। कुल परिणाम कितने? 6। अनुकूल परिणाम आपके 3 है। 3/6 1/2 उत्तर आएगा। एक विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी थी? 1 3 5। अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम इसमें 6 है, तो 3/6 यानी कि आंसर आएगा 1/2। फिर आपका ये जो 19वां क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि एक पासा उछाला जाता है, उस पर निम्न अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो पासे के ऊपर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ए वापस है। तो ए कितनी बार है? तो ए के अनुकूल परिणाम आपके 2 हो जाएंगे क्योंकि 2 बार ए है। 2 कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा। डी कितनी बार? तो डी आपका एक ही बार है और कुल कितने हैं? तो 6, तो इसका डी होने की प्रायिकता आपकी 1/6 हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने कक्षा 10 की गणित का जो प्रश्नावली 13 और 14 है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस की है। आपको इसी प्रकार से वीडियोस मिलते रहेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा की आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके जो पेपर वगैरह हैं वो आपको ऐप पे मिलेंगे, ऐप को आप डाउनलोड कर लेना और अपना जो टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आराताई का जो ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ पर भी अपना चैनल है, तो आराताई पर भी आप जो में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और आपके जो नेक्स्ट जो पेपर है वो किसका चाहिए, कौन सी प्रश्नावली या कौन सा चैप्टर आपको देंगे आप इसमें सेकंड टेस्ट में, वो आप कमेंट करके बता देना, उसको वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।